सफलता हमारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता दुनिया का परिचय हमसे कराती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लक्ष्य पूरे गुजरात में 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का प्रधानमंत्री का है संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा पर दिया जोर। बोले, बेहतर भविष्य के लिए एक साथ आए दुनिया। भारत मंडपम में चल रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में अपने संदेश में कहा, भारत ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उठाए बड़े कदम। पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ी भारत की सौर ऊर्जा क्षमता। किसी भी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। शिक्षण कार्य केवल नौकरी नहीं, मानव निर्माण का पवित्र कार्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा कि शिक्षण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण। चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 भी किए प्रदान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत के युवा आने वाले समय में विकसित देशों में आर्थिक प्रगति का करेंगे नेतृत्व। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर किया संबोधित। कहा, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षकों की भूमिका हुई और भी महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए 310 उम्मीदवारों ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। आज अमित शाह जम्मू में करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। ब्रुनेई और सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत हो गए हैं। जोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं।
भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है और इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। Our solar energy capacity has increased 32-fold in the last 10 years. This speed and scale will also help us achieve 500 gigawatt non-fossil capacity by 2030. Friends, India's growth in the solar sector is the result of a clear approach, whether in India or in the world. The mantra to increase solar adoption is awareness, availability, and affordability. We increased awareness about the need of sustainable energy sources by encouraging domestic manufacturing in the solar sector. We increase availability. Through specific schemes and incentives, we also made the solar option affordable. प्रधानमंत्री ने कहा कि वेदों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक सूर्य के बारे में है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सूर्य के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए संपूर्ण विश्व को एक साथ लाता है और ये पृथ्वी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जल सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर जोर देते हुए जल संरक्षण करना है। ये समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण से संचालित है। गुजरात सरकार के नेतृत्व में जल संचय पहल की सफलता के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकार के सहयोग से गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू कर रहा है। गुजरात सरकार ने जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को संगठित करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये पुनर्भरण संरचनाएं वर्षा जल संचय को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में बिहार से उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के मनन कुमार मिश्रा, एनसीपी के नितिन लक्ष्मण राव यादव पाटिल, उड़ीसा से बीजेपी की ममता मोहंता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। देखते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, ये मानव निर्माण का पवित्र कार्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति ने सम्मानित शिक्षकों को नकद पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। पुरस्कार का मकसद शिक्षकों के योगदान को रेखांकित करना रहा। कोई बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो इसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदार बनती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, ये मानव निर्माण का पवित्र अभियान है। प्राय शिक्षकगण केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शन उत्कृष्टता का मात्र एक आयाम है। कोई बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी बच्चे में नेतृत्व लेने की क्षमता होती है, कोई बच्चा सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेता है। ऐसे आयामों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे उसी तरह की मदद देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ
शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर संबोधित किया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उन सभी गुरुओं का आदर पूर्वक नमन किया। विद्यार्थियों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि गुरु का स्थान भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे ऊपर है। और आज की परिस्थितियों में जब हमारे पास सब संसाधन है, हम टेक्नोलॉजी के नए जमाने में आए, उस समय शिक्षक दिवस पर हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि एक एक कॉलेज का विद्यार्थी ये संकल्प ले कि जो अभी भी अशिक्षित है उस समाज को शिक्षित करने का दायित्व मेरा है। मैं उस समाज को, उन साधनहीन लोगों को, समाज के वंचित गरीब लोगों को के जीवन बदलने में मेरा भी कोई न कोई संकल्प होना चाहिए। मेरा भी इस देश में कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए और ये योगदान करने के लिए हमें महापुरुषों के जीवन दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपना आप आपको प्रेरणा मिलेगी। आज भी मैं कई जो शिक्षक नहीं है, जिन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण का काम नहीं किया, उनके कई जीवन दर्शन हैं, जिन्होंने जो धन जुटाया वह समाज के वंचित गरीब लोगों के जीवन को शिक्षा देने के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश के अंदर नया परिवर्तन लाना है, तो हमें एक ऐसे शिक्षित समाज का निर्माण करना होगा जिससे हम दुनिया में नेतृत्व कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसी भी देश के शिक्षण संस्थान देश की दिशा और भविष्य निर्धारित करते हैं। शिक्षक का योगदान सिर्फ शिक्षा देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे हमें शिक्षित करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कौशल को भी तराशते हैं, हमारे जीवन को नया रूप देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात अली राशिद अल नोमी के नेतृत्व में यूएई के संसदीय प्रतिनिधि मंडल से कही। नोमी रक्षा, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के इतिहास और यूएई के साथ सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का हवाला दिया और कहा कि आज़ादी के बाद से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समझ को मजबूत संबंधों का आधार बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के आवागमन पर जोर दिया। ये देखते हुए कि भारत और यूएई प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने देशों के विकास और समृद्धि का लाभ उठा रहे हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि आपसी संवाद के माध्यम से दोनों देशों की संसदें अपनी उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकती हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि दोनों देशों की संसदीय समितियों के बीच नियमित चर्चा और संवाद बढ़ाया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन 5 सितंबर को एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हम बता दें कि रक्षा मंत्री उत्तरी सीमा पर स्थिति और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रम को देखते हुए वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व द्वारा अधिक व्यापक और गहन विश्लेषण के महत्व पर बल दे रहे थे। इस सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने और भविष्य के युद्धों में देश के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करने के महत्व पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण 1.8 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जनता और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान आश्वस्त किया कि व्यवस्थाओं को शीघ्र बहाल करने और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार दिन रात जुटी है। कठिन परिस्थितियों में भी अधिकारी और कर्मचारी डटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान भाई बहन चिंता न करें, केंद्र और राज्य सरकार अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जनता के साथ खड़ी है। हम मिलकर जनता को इस संकट से पार ले जाएंगे। ब्रिज हो गया सर, ये पानी 10 ब्रिजेस हो गया सर, 3 इस तरफ 60 उस तरफ से, और पूरे पानी सिटी के ऊपर आ रहे हैं अंदर सिटी में। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। सारी क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ है, लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। आज मैं विजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतर के घूमा। अभूतपूर्व संकट की स्थिति है और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए 310 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होने वाला है। जी हां, दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए 310 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में 310 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में श्रीनगर, बडगांव, गांदरबल, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को और अंतिम चरण की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र जम्मू में जारी करने वाले हैं। अब की बार 25 पार का लक्ष्य हासिल करते हुए पेरिस पैरालंपिक के 8वें दिन पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में कपिल परमार ने कांस्य पदक हासिल करके एक इतिहास रच दिया है। कपिल ने ब्राजील के एलिल्टोन डी ओलिवेरिया को 10-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। इसके साथ ही कपिल भारत के पहले जूडोका बन गए हैं जिन्होंने पैरालंपिक या ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया है। भारत ने इस तरह पेरिस पैरालंपिक में अपने पदकों की संख्या 25 पहुंचा दी है।
भारत अब तक पेरिस खेलों में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक अपने नाम कर चुका है। सुप्रभात में समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं शूटिंग स्टार अवनी लखेरा के अब तक के सफर की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। Winning a gold at Tokyo and then winning another gold at Paris, it was a whole journey. I was just, happy that I was able to do it. My mind was, there were a lot of things running inside my mind from the starting, but I was trying to, keep myself calm and focus on the process. I was just taking it one shot at a time. So I just thought, okay, let's give my last shot my best shot. There were a lot of expectations from myself, from people around me, from the people from my country, my family. This year, my health was not that good, so focusing on training was like a, second point. I was just looking after myself, my body first. But then I was thinking, okay, let's not think about this setback. That was also the reason I was a little nervous, but everything worked well, so I'm happy now. I was around 10 years old when our whole family met with a car accident. I was majorly hurt. Starting a new life on a wheelchair, it took a long time. It was a whole journey. My parents, like my father, he helped me in shooting. He was more interested in it rather than me. My mother, she has been traveling with me since day one. This will be her second Paralympic Games and 3 medals. So I think all of this goes to her. It's because of them I am able to even think of winning medals. When I hold the rifle, I feel so confident. I feel like, if I can shoot this good, I can do anything.